हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर समीर शर्मा एंड यू आर वाचिंग समीर शर्मा बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। और सेल ऑर्गेनेलिज जितनी भी हम लोगों ने आज तक पढ़ी, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड्स पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड और भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में, इसके अलावा पैरोक्सिसोम के बारे में और एक आध जो बची हुई हैं उनके बारे में भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, सो यार आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी सेल ऑर्गेनेली के बारे में जो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट इन द सेंस कैसे डिफरेंट है इसके बारे में आप खुद ही देख लेंगे। देखिए यार, राइबोसोम जो है ना, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं डिटेल में बहुत ज़्यादा, इसको स्पेशल क्यों कहा गया है सबसे पहले तो वो समझ लीजिए कि राइबोसोम एक अकेली एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो ना सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि जब मैंने शुरुआत कराया था आपका ये चैप्टर सेल के बारे में, तब मैंने आपको बताया था दो टाइप के सेल कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है? देखिए क्या है यूकैरियोटिक सेल, मैं इसमें बताया था आपको कि यू का मतलब क्या है, ट्रू यानी कि एडवांस्ड, और यहाँ प्रो का मतलब है प्रिमिटिव सेल। ठीक, और कैरियोटिक का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की बात करी गई है ना, न्यूक्लियस आप समझते हैं यार, न्यूक्लियस जो होता है ना एक अच्छा रोल प्ले करता है यूकैरियोटिक में, आपको पता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस ना होकर न्यूक्लियस की तरह ही एक यूनिट होती है दैट इज नोन एज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं होता बेटा न्यूक्लियस की तरह, बट इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, न्यूक्लियस की तरह होता है बट एक्चुअली इट्स नॉट न्यूक्लियस। इसमें खास चीज ये है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, तो नो सेल ऑर्गेनेली कोई भी नहीं होती। लेकिन एक होती है, कौन? राइबोसोम। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, बट राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है इसमें ऑल सेल ऑर्गेनेलीज मैक्सिमम जितनी भी होती हैं, प्लास्टिड हमारा प्लांट्स में आता है इसलिए एनिमल सेल में नहीं आएगा लेकिन प्लांट सेल में आता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज रखता है अपने अंदर। ओके, इसमें सिर्फ खास और खास क्या होता है, राइबोसोम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हम कह देते हैं थोड़ा सा स्पेशल है यार, दोनों में पाई जाती है। बाकी राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा और कोई सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाई जाती, इतना ध्यान रखिए। और बेटा ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पर पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, अदरवाइज और कहीं नहीं पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना उसके अंदर जो सेल पाया जाता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ओके, इतना कंफ्यूजन आगे लेकर मत जाना, इसको यहीं पर आज खत्म कर देना। ठीक है, अब पढ़िए ध्यान से राइबोसोम कि राइबोसोम है क्या और किस हिसाब से ये काम करता है। तो मैं इसको जरा रफ करता हूँ और आपको डिटेल में थोड़ा सा लेकर चलता हूँ इसके। तो आप लोगों को जितना भी मैंने ये बेसिक बताया थोड़ा सा अगर पता है देन गुड, अगर नहीं पता है तो इसको आराम से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम बेटा जस्ट अभी देखा हमने राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन अब डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात समझ लीजिए कि राइबोसोम है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलिड। ओके, जिन्होंने 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट बन गया, इसको लिख लीजिए कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलिड इन 1953। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, ये हमारा एक अच्छा सा पॉइंट है। जॉर्ज पैलिड ने कब किया था? 1953 में। दूसरी चीज़ बेटा ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेली होती है ना, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। बाद बाकी हमने सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखा, प्लास्टिड देखा, इसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा और लाइसोसोम देखा, कहीं ना कहीं उन पर कोई ना कोई एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। लेकिन ये जो है ना, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, नाइदर सिंगल नॉर डबल। तो हमने वहाँ पर देखा था कोई डबल थी, कोई सिंगल वॉल थी, है ना। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि देयर इज नो मेम्ब्रेन ओवर राइबोसोम, या फिर हम कह सकते हैं इसको मेम्ब्रेनलेस। ओके,
मेम्ब्रेनलेस होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसा होता है बेटा, ये ग्रेनुलर होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज ग्रेन्युलर इन नेचर, और ग्रेन्यूल्स का मतलब आप समझ सकते हैं, दानेदार। ओके, अब ये पाया कहाँ जाता है? जनरली हम लोग को पता है यार, हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और उसका जब रफ पोर्शन पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाएगा, देन ऐसी कंडीशन पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, और अगर नहीं पाया जाएगा देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम कह सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जा सकता है, और ये फ्री अमाउंट में भी पाया जाता है, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ध्यान से समझिए कि इट इज फाउंड, या फिर इट कैन बी फाउंड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑन साइटोप्लाज्म, इतनी चीज क्लियर। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसका मेन फंक्शन हम देखना चाहेंगे यार, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बेटा फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना। आपने एक चीज पढ़ी होगी जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में कि जो सेल होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेनलेस बॉडी पाई जाती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी पाई जाती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को कहा जाता है बेटा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम यानी कि राइबोसोम की फैक्ट्री। इसका मतलब अल्टीमेटली राइबोसोम बनकर तैयार कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोलस में। तो हम कह सकते हैं इट इज कि इट फॉर्म्स इन न्यूक्लियोलस। इसका मतलब यह होगा कि न्यूक्लियोलस में ये फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। अब सबसे बड़ी चीज कि प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का इसका सबसे ज्यादा काम होता है, तो हम कह सकते हैं इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अच्छा, अगर थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में, तो एक चीज समझिए कि जो राइबोसोम होता है ना, इसके अंदर मेनली दो चीजें पाई जाती है, मेनली दो चीजें। तो इन राइबोसोम, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा है कि इन राइबोसोम मेनली प्रोटीन एंड आरएनए फाउंड। ध्यान से समझिए, ये आरएनए क्या होता है बेटा? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो लिख लीजिए कि देयर इज नो फैट, क्योंकि जनरली फैट और प्रोटीन हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, भी शायद आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर देयर इज नो फैट, नो फैट इन राइबोसोम। ओके, थोड़ा सा इसमें नीचे मैंने कर दिया है, बट मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज नो फैट इन राइबोसोम। इसको फटाफट आप नोट कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ और एक आध पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। इसको मैं ऊपर वाले पॉइंट को रफ करता हूँ, आप फटाफट नीचे वाले पॉइंट्स को नोट कीजिए। देखिए, एक मेन चीज और भी है कि जो राइबोसोम होता है ना बेटा, इट इज नॉट फाउंड इन मैमेलियन आरबीसी। इस चीज को अलग से लिख लीजिए, आरबीसी। इसका मतलब है कि जो मेमल्स होते हैं और इनका जो आरबीसी होता है, बोले तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनमें किसी भी तरीके से राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस चीज को अलग से लिख लीजिएगा, इट इज नॉट फाउंड इन मैमेलियन आरबीसी। ये इसका एक एक्सेप्शन होता है। बाद बाकी हर जगह पर प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है।
तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में एक एक चीज़ आ चुकी होगी। तो मैंने क्या बताया राइबोसोम के बारे में बेटा, कि राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल जिसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था जॉर्ज पैलेट, जो कि 1953 में बता दिया था। कहाँ पाया जाता है? बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, लेकिन इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके का कोई फैट नहीं पाया जाता है, और एक चीज़, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली सेल ऑर्गेनेल का, जिसका नाम है पेरोक्सिसोम। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए, फटाफट हम चलते हैं पेरोक्सिसोम की तरफ। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। ओके, ध्यान से देखिए, पेरोक्सिसोम्स। अभी पेरोक्सिसोम जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में बेटा, इसलिए इनका एक स्पेशल नाम और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? माइक्रो बॉडीज, मतलब बहुत छोटी बॉडीज। ऐसे और भी होते हैं, लेकिन आपके केस में सिर्फ आप पेरोक्सिसोम को समझिए। जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में आते जाएंगे, आपको बहुत सारी इसमें डिटेल्स मिलती चली जाएगी, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, पेरोक्सिसोम है ना, एक माइक्रो बॉडी बहुत छोटी है। इसका साइज अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली कुछ बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन अगर हायर बुक्स की बात की जाए तो इसमें ये बताया गया है इसका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अबाउट 1 माइक्रोमीटर होता है। बट छोटे क्लासेस में और आपकी कुछ बुक्स में दे रखा है इसमें 0.3 से लेकर और 1.5 माइक्रोमीटर तक, यानी कि डायामीटर इसका। तो इट्स डायामीटर जो है ना पेरोक्सिसोम का, डायामीटर आप लोग समझते हैं। मान लीजिए ये पेरोक्सिसोम है तो इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो साइज बताया गया है वो अबाउट किसी बुक में ये बता रखा है, किसी में ये बता रखा है। अगर आप इसका एक अमाउंट लिख दीजिए 0.5 से लेकर 1.5, ये भी ठीक है। अगर आप 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लिखते हैं, ये भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप लिखते हैं अबाउट 0.3 टू 1 माइक्रोमीटर, ये भी ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख दीजिए और आगे लगा दीजिए अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू इसकी, देन ओके, ठीक है। सो इसमें आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ और इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो पेरोक्सिसोम बेटा ना, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत छोटी है अपने आप में, और ये पाई कहाँ जाती है? ऑब्वियसली सेल्स में पाई जाती है, लेकिन कुछ डिफरेंट और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये बेटा 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं साइंटिस्ट भी आपको करवा दूँ कि बहुत से साइंटिस्ट है, उनका नाम थोड़ा सा टिपिकल होता है। आप जो आराम से याद कर सकते हैं, मैं उनका नाम आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा सा हायर हो जाएगा और मैं आपको हायर अभी नहीं देना चाहता हूँ। तो इतना समझिए कि 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये चीज़, और जनरली पेरोक्सिसोम जो है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जनरली पेरोक्सिसोम्स are found in liver and kidney cells and some higher photosynthetic cells. फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है बेटा, कि जनरली जो पेरोक्सिसोम है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? आर फाउंड इन लिवर, यानी कि एनिमल सेल्स। भाई लिवर और किडनी कहाँ पर होगा? भाई अल्टीमेटली एनिमल के अंदर लिवर होगा और किडनी होगा। तो इनके जो सेल्स होते हैं, लिवर के सेल्स और किडनी के सेल्स यहाँ पर, एंड सम हायर फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है भाई? प्लांट में। तो एनिमल सेल में भी पाई जाएगी, बट कहाँ पर? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल के अंदर जो किडनी है और जो लिवर है उनके सेल्स में पाई जाएंगी, यानी कि एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट सेल्स होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करवा देते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पाई जाती है। इसका साइज देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने वाली है, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो ही दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। या फिर कोई भी सेल हुआ, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होगा भाई बहुत छोटी होती है, तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन ये उनसे भी छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, इट्स साइज
आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 0.3 से या फिर 0.5 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है इनका साइज। ओके, अब थोड़ी सी बात की जाए ये इनके अंदर क्या पाया जाता है। इनके अंदर अगर देखा जाए तो जनरली जो पैरोक्सिसोम है, मान लीजिए ये आपका पैरोक्सिसोम है, इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। अभी जस्ट हमने बात की थी राइबोसोम, तो वो भी कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। ये भी कैसे होते हैं, इनके अंदर भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें कुछ क्रिस्टल्स भी दिखाई पड़ते हैं बेटा, क्रिस्टल्स दिखाई पड़ता है, क्रिस्टल की तरह दिखाई पड़ता है, हार्ड मटेरियल दिखाई पड़ता है। तो वो जो हार्ड मटेरियल होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोटीन्स में बने, मतलब कह सकते हैं कि देयर आर सम क्रिस्टल्स इनसाइड पैरोक्सिसोम, देयर आर सम क्रिस्टल्स इनसाइड इट, बोले तो इनसाइड इट, बोले तो पैरोक्सिसोम की बात करी जा रही है, इनसाइड इट, एंड they are made up of प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन। अब एक खास चीज इसके बारे में जानिए, इसके अंदर खास चीज ये होती है कि इसके अंदर एक खास ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है ऑक्सीडेटिव। देखिए, दे हैव स्पेशल ऑक्सीडेटिव कैटालेज एंजाइम। कैसा बेटा, कैटालेज एंजाइम। अब कैटालेज एंजाइम जो है ना, तो ये करता क्या है यार, करता ये है कि हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उनमें कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन जाते हैं। और जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कहते हैं भाई, या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट है इनका, किसका, सेल्स का। तो जो हमारे अंदर सेल है, इनके अंदर कुछ इनका बाय प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, और ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है नेचर में। कैसा बेटा, टॉक्सिक इन नेचर। तो है इसका खास एक नाम होता है बेटा, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि इसका भाई फॉर्मूला भी आप समझ गए, इसमें जो टॉक्सिक है वो भी आप समझ गए। इसको हटाने के लिए एक एंजाइम भी होता है जिसको हमने कैटालेज एंजाइम के नाम से जाना है, और ऑक्सीडेटिव होता है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, इसको जब खत्म करेगा वो, तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये किसमें तोड़ेगा, H2 को अलग कर देगा, यानी हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होती है, फिर टॉक्सिक अमाउंट में जो हमारा जो बाई प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, इसको तोड़ देने का काम करता है और बीच से अलग करके इसको क्या कर देता है बेटा, जो H2O2 है ना, इसको O2 में अलग कर देता है और H2 को अलग कर देता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम वापस लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, आप इसको नोट कीजिए बेटा और लिखने की कोशिश कीजिए। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बिल्कुल भी छोड़िए मत इसको। अब लिखते हैं कि कैटालेज एंजाइम वर्क्स ऑन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसका नाम बेटा क्या बताया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल दैट इज नोन एज, इसका मतलब क्या बताया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या बेटा, H2O2। एंड कैटालेज एंजाइम works on toxic byproduct of cell hydrogen peroxide and divide it into separate hydrogen and oxygen। और इसका मतलब क्या है बेटा कि सेपरेटली डिवाइड किसको कर देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग डिवाइड कर देगा।
तो आई होप आप लोगों को पेरोक्सिसोम समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया पेरोक्सिसोम जो है वो डिस्कवर कब हुआ था 1969 में। माइक्रो बॉडी है, काफ़ी छोटा होता है। इसका डायमीटर जो होता है कितना बताया बेटा, अबाउट आपने देखा था अभी 0.5 से लेकर और 1.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको कीजिए, ताकि जो भी मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर आऊँगा सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और नोट्स कंप्लीट कीजिए। इसके आगे भी अभी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बाय बाय।